नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चिराग इंस्टीट्यूट आईएएस पीसीएस में। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं यूपीएससी पेपर 2 जो सीसेट का जो पेपर रहता है, उसमें डिसीजन मेकिंग से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों को लेकर के हम लोग आज चलेंगे और उससे संबंधित जितने प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो टोटल आज 10 प्रश्न को मैं सॉल्व करने वाला हूँ, उसी को हम लोग ये करके देखेंगे। और डिसीजन मेकिंग का जो यह टॉपिक है, इसका संबंध केवल सीसेट के पेपर 2 से नहीं बल्कि इसका संबंध एथिक्स पेपर से भी है, यानी कि निर्णय क्षमता हिंदी में से कहेंगे। आखिर किस आधार पर किस बेसिस पर आप क्या कर सकते हैं, किसी चीज का उत्तर कैसे दे सकते हैं और इसका क्या सटीक उत्तर होगा, यही इसको एक्सप्लेनेशन के थ्रू आता है आपका एथिक्स जीएस पेपर 4 यानी कि एथिक्स पेपर में लिखने के लिए। और वही मैं बात करूं एमसीक्यू के रूप में आता है ये पेपर 2 में यानी कि सीसेट पेपर में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जैसा कि डिसीजन मेकिंग, हिंदी में इसे कहते हैं निर्णय क्षमता, ठीक है, जो कि यूपीएससी का सबसे काफी अहम टॉपिक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमारा पहला प्रश्न है, तो पहला प्रश्न जैसा कि लिखा हुआ है कि एक महत्वपूर्ण आधिकारिक बैठक में उपस्थित न होने के कारण आपसे इसका स्पष्टीकरण मांगा गया है। यानी कि काफी इंपॉर्टेंट एक मीटिंग था जिसमें आप अनुपस्थित थे, मीटिंग में नहीं जा सके, जिसके लिए डिपार्टमेंट चाहता है कि आप इसका स्पष्टीकरण दें कि आप आखिर में क्यों उस बैठक में उपस्थित नहीं थे। आपका आसन अधिकारी जिसने आपको इस बैठक की जानकारी नहीं दी थी, यानी कि आपके जो सीनियर अधिकारी थे, उन्होंने क्या किया, इस बैठक की आपको जानकारी नहीं दी और जानकारी नहीं देने की वजह से आप उस बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए। आगे देखिएगा ध्यान से, अब आप पर ये दबाव डाल रहे हैं, दबाव डाल रहा है कि आप इसका दोष उस पर नहीं डाले। यानी कि वो जो आसन अधिकारी थे, ठीक है ना, वो जो उनके अपर हेड मतलब हेड में जो मतलब कि उनके जो सीनियर अधिकारी थे, वो उन पर अब दबाव डाल रहे हैं कि वो ऐसी बात बिल्कुल भी ना, मतलब ऐसा बयानबाजी ना करे कि इसकी जानकारी उनके अधिकारी नहीं दिए थे। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। मैं वापस से एक बार प्रश्न को रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आए। एक महत्वपूर्ण आधिकारिक बैठक में उपस्थित न होने के कारण आपसे इसका स्पष्टीकरण मांगा गया है। एक इंपॉर्टेंट मीटिंग था जिसमें आप अनुपस्थित थे। आपका जो आसन अधिकारी यानी कि सीनियर अधिकारी थे, इसकी जानकारी उन्होंने आपको नहीं दी थी। अब वो आप पर दबाव डाल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं कि आप इसका दोष उस पर नहीं डालें। आप यह दोष नहीं डाल दें कि आप इसलिए उपस्थित नहीं थे क्योंकि आपके जो सीनियर अधिकारी थे इसके बारे में जानकारी नहीं दी थी। तो ऐसे में आप अधिकारी होने के नाते क्या करेंगे। आपके पास ऑप्शन ए है कि तथ्य की व्याख्या करते हुए अपना लिखित उत्तर भेज देंगे तुरंत। दूसरा, अपने सर्वोच्च अधिकारी यानी कि जो आसन अधिकारी जो थे, जिन्होंने आपको इसकी जानकारी नहीं दी थी, को स्थिति से अवगत कराने के लिए उससे भेंट का समय लेंगे। तीसरा, स्थिति को संभालने के लिए अपना दोष स्वीकार करेंगे। बिल्कुल भी नहीं, अगर आप अपना दोष स्वीकार कर लेंगे तो ऐसे में वो जो सीनियर अधिकारी जो आसन अधिकारी हैं, वो तो आप अपने मतलब कि मुक्त हो जाएंगे उस चीज से कि नहीं चलो मेरा दोष मुझ पर नहीं गया किसी प्रकार से। तो ये अपना दोष अपने आप पर भी नहीं ले सकते क्योंकि अधिकारी होने के नाते इतने लापरवाह नहीं हो सकते। चौथा, बैठक के समन्वयक पर इसका दायित्व डाल देंगे कि उसने बैठक की जानकारी नहीं दी थी। अभी क्या करेंगे, दोष डाल देंगे कि उन्होंने बैठक की जानकारी नहीं दी थी, इसीलिए मैं इस बैठक में उपस्थित नहीं था। तो यह भी उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या लिखा है कि तथ्य की व्याख्या करते अपना लिखित उत्तर भेजेंगे। तो जब लिखित उत्तर भेजेंगे तो उस लिखित उत्तर में यह भी हो सकता है कि वो अपने आसन जो अधिकारी हैं उनके बारे में भी वो लिख डाले या फिर उनके बारे में कुछ बातें को कह दे। तो इस आधार पर ऑप्शन ए और सी क्या और डी जो है वो गलत हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा कि अपने सर्वोच्च अधिकारी को स्थिति से अवगत कराएंगे, कराने के लिए उससे क्या करेंगे, भेंट का समय लेंगे कि आखिर किस आधार पर उन्होंने उनकी जानकारी नहीं दी, उनसे बातचीत करेंगे ताकि जो जितने भी मामला है वो पूरी आसानी से सलट जाए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक स्थानीय गुंडे ने आपकी खाली पड़ी जमीन पर अवैध निर्माण आरंभ कर दिया है। आपका एक खाली जमीन था, स्थानीय गुंडे यानी कि लोकल जो गुंडे थे वो आए और इस पे क्या किए, अपना वो ये निर्माण कार्य आरंभ कर दिया, यानी कि वो घर वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। उसने जमीन खाली करने का आपका अनुरोध ठुकरा दिया है। क्योंकि आप घर उस जमीन के मालिक हैं, आपसे ये कहा आपने कहा उस गुंडे को कि आप इस घर को खाली करो क्योंकि ये जमीन आपका नहीं, ये जमीन हमारा है। ठीक है, और आपको यह धमकी डाली है कि यदि आपने यह जमीन सस्ते दामों पर उसे नहीं बेची तो आपको भीषण परिणामों का सामना करना पड़ेगा। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। एक स्थानीय गुंडे ने एक खाली पड़ी जमीन पर अपना कब्जा कर लिया और उस पर निर्माण कार्य भी स्टार्ट कर दिया है। अब उसके जो मालिक हैं वो कह रहे हैं कि उसे खाली करने के लिए, अब वो कह रहा है कि अब उस चीज को वो क्या किया, पूरी तरह से ठुकरा दिया कि नहीं मैं खाली नहीं करूंगा। अब वो ये कंडीशन रख रहा है, वो जो लोकल गुंडा है वो कह रहा है कि अगर यह जमीन आप अगर सस्ते दामों में नहीं बेचेंगे तो आगे आने वाले समय में उसको भीषण परिणामों का सामना करना पड़ेगा या फिर उसके साथ कुछ गलत होगा फिजिकली या फिर
मेंटली, ठीक है, किसी तरह से उसे टॉर्चर किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, अपनी जमीन सस्ते दामों पर बेच देंगे। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा कि अगर सस्ते दामों में बेच देंगे तो ऐसे में तो बहुत सारी जमीन पड़ी रहेगी, लोग अपना हथियाते रहेंगे और क्या करेंगे, उसके उसने जो गलत तरीके से यानी कि अवैध तरीके से उस जमीन पर जो कब्जा कर लिया है उसको आसानी से क्या करें, आसानी से मिल जाएगा। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग ऐसे ही करना स्टार्ट कर देंगे। दूसरा, आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस के पास जाएंगे। तीसरा, अपने पड़ोसियों से मदद मांगेंगे। पड़ोसियों से मदद तो मांगेंगे, लेकिन पड़ोसियों से मदद मांगने के बाद क्या होगा कि कुछ मदद मांगने के बाद अब हो सकता है कि वो जिसका जमीन है उसको धमकाया है, हो सकता है चूंकि वो गुंडा है, ठीक है ना, असामाजिक तत्व है, तो पड़ोसी को भी धमका सकता है। इस वजह से पड़ोसी उसकी मदद शायद नहीं कर पाएंगे। उस गुंडे से और अधिक कीमत पाने के लिए उससे बातचीत करेंगे। अब उससे कहेंगे कि नहीं, बैठ करके बातचीत कर लेते हैं, और वो पहले ही धमकी दे चुका है कि इसे सस्ते दामों में बेचना होगा, तो अधिक दाम, अधिक कीमत वसूलने का या फिर अधिक कीमत उस गुंडे को देने का कोई मतलब ही नहीं बन जाता। तो इस आधार पर इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि आवश्यक कार्यवाही के लिए पुलिस के पास क्या करेंगे, जाएंगे, और पुलिस क्या करेगा, पुलिस अधीक्षक या फिर पुलिस प्रशासन जो होगी वो इस पर क्या करेगी, उसका जल्द से जल्द क्या करेगी, एक्शन लेगी। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अगले 2 दिनों में अपने मुख्यालय के लिए आपको एक अति महत्वपूर्ण कार्य पूरा करना है। डिपार्टमेंट में एक बहुत ही जरूरी विशेष काम होने वाली है, जिसके लिए आपको 2 दिन के भीतर उस काम को पूरा करना है। अचानक ही आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, यानी कि आपका एक्सीडेंट हो जाता है। आपका कार्यालय, आपका जो ऑफिस है, आप पर यह जोर डाल रहा है कि आप कार्य को पूरा करें। चूंकि यह उनका एक्सीडेंट हो जाने की वजह से, ठीक है ना, वो कार्य करने में असमर्थ है, लेकिन कार्यालय है यानी कि जो ऑफिस है ये उन पर दबाव बना रहा है कि वो जल्द से जल्द इस काम को पूरा करें। ऐसे में आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है कि काम पूरा करने की अंतिम तिथि आगे बढ़ाने की अनुमति मांगेंगे। दूसरा, अपने मुख्यालय को सूचित करेंगे कि आप समय से कार्य पूरा कर पाने में असमर्थ हैं। तीसरा, अपने मुख्यालय को एक वैकल्पिक व्यक्ति का नाम सुझाएंगे जो कार्य पूरा कर सकता है। चौथा, ठीक होने तक अलग बने रहेंगे। ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर ए क्या लिखा हुआ है कि काम पूरा करने की अंतिम तिथि आगे बढ़ाने की अनुमति मांगेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत जरूरी काम है, उसे 2 दिन में ही क्या करना है, निपटारा करना है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, अपने मुख्यालय को सूचित करेंगे कि आप समय से कार्य पूरा कर पाने में असमर्थ हैं। ठीक है, यह कथन सही हो सकता है। आगे पढ़ते हैं, अपने मुख्यालय को एक वैकल्पिक व्यक्ति, ऐसा बिल्कुल भी हम नहीं करेंगे। अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति का अगर नाम रखेंगे तो इससे डिपार्टमेंट है यानी कि कार्यालय है या फिर जो विभाग है वो ऐसा सोचेगा कि आपको तो फिर बिना मतलब का अधिकारी बना दिया गया, आप तो किसी कार्य को कर पाने में असमर्थ हैं, समर्थ नहीं है, जिसकी वजह से आप केवल बहाने की गुत्थी बना रहे हैं। तो यह भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूरी तरह से गलत हो जाएगा, नकारात्मक रूप में चला जाएगा। चौथा, ठीक होने तक अलग बने रहेंगे, तो जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक उस कार्य को पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि वह कार्य जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है। जैसा कि यहाँ पे लिख ही दिया गया है कि कार्य जो है बहुत ज्यादा अति महत्वपूर्ण है, तो ठीक होने तक अलग बने नहीं रह सकते। वो तुरंत क्या करेंगे, अपने मुख्यालय को सूचित करेंगे कि आप समय से कार्य पूरा कर पाने में असमर्थ है, क्योंकि वो पूरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किसी एक भूकंप प्रभावित क्षेत्र में भूकंप के बाद जीवित बचे लोगों को मूलभूत चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए आपको प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। किसी इलाके में भूकंप आ गया है, भूकंप प्रभावित क्षेत्र है पूरी तरह से, जिसके आधार पर कुछ जीवित बचे लोगों को मूलभूत चिकित्सा सुविधाएं चाहिए, उसी को मुहैया कराने के लिए आपको वहां का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। आपकी हर संभव कोशिश के बावजूद लोग आपके ऊपर यह आरोप लगा रहे हैं कि आप राहत के लिए दी गई राशि से पैसे बना रहे हैं। आप पूरी भरसक कोशिश कर रहे हैं कि हर किसी को, जो लोग जीवित बचे हैं उस भूकंप प्रभावित क्षेत्र से, जितने भी लोग बचे हैं जिनकी जान बच गई है, ठीक है ना, उनको राहत सामग्री या फिर चिकित्सा सामग्री जल्द से जल्द पहुंचे और वो अच्छे से क्या हो जाए, पूरी तरह से ठीक हो जाए। लेकिन इतना मेहनत करने के बावजूद भी आप पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि आप उस राहत सामग्री से के लिए क्या करें, दी गई राशि से आप क्या करें, पैसे बना रहे हैं। लोगों का आप पर क्या है, इल्जाम है। ऐसे में आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है कि आप चाहेंगे कि इस संबंध में जांच पड़ताल प्रारंभ की जाए। ऑप्शन नंबर बी, अपने वरिष्ठ अधिकारी को निवेदन करेंगे कि आपके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर देंगे तो पूरी तरह से भरोसा बन जाएगा कि आखिर में जो ये दोष है वो आप पर ही डाला गया है और आप ऐसा कर रहे हैं, तभी वो अपने पद से आप हटना चाहते हैं, पीछे मुड़ना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, इन आरोपों पर कोई ध्यान नहीं देंगे। ऐसे कैसे ध्यान नहीं देंगे? अगर ध्यान नहीं देंगे तो घोटालों का या फिर जो पैसे आप बना रहे हैं उस पर आरोप पुख्ता हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत।
जब तक मामला सुलट नहीं जाता कार्य में आगे कोई पहल नहीं करेंगे। अगर कार्य में आगे कोई पहल नहीं करेंगे तो भूकंप से प्रभावित जितने भी जीवित जो बचे हुए लोग हैं उन पर चिकित्सा सुविधाएं ठीक तरह से नहीं पहुंचेंगी, तो वो भी क्या हो सकते हैं, मर सकते हैं। तो ऐसा ऑप्शन डी भी आप ऐसा नहीं करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप चाहेंगे कि इस संबंध में यानी कि उन पर जो आरोप जो लगा है इस पर तुरंत क्या हो जाए, जांच पड़ताल शुरू कर दी जाए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप सोच पा रहे होंगे कि इसका उत्तर क्या होगा या फिर नहीं हो रहा होगा। आगे, एक बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में आपको अल्प सूचना पर नौकाएं भाड़े पर लेने का दायित्व दिया गया है। एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है जहां पे बाढ़ आ गया है, जिसके आधार पर सरकार ने कहा है आपको कि आप अल्प सूचना पर नौकाएं क्या भाड़े पर लीजिए ताकि लोगों को बचाया जा सके। नौका मालिकों द्वारा बताई गई कीमतों को देखने पर आप पाते हैं कि जो आप नौका जो भाड़ा पे लेना चाहते हैं, वो देख रहे हैं आप कि वो जो भाड़ा है वो न्यूनतम कीमत सरकार की अनुमोदित दर से लगभग 3 गुना अधिक है। यानी कि अगर आपको सरकार ने 10 रुपया दिया है तो वो जो नौका के जो मालिक है वो आपसे 30 रुपया मांग रहे हैं। तो क्या हो रहा है, सीधे देख रहे हैं कि यहाँ पे 20 रुपए का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्योंकि सरकार द्वारा जो दी गई राशि है वह नौका मालिकों द्वारा जो तय की गई जो राशि है उससे क्या है, पूरी पूरी 3 गुनी है। ठीक है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, उनके प्रस्ताव को रद्द कर नई कीमतें मंगवाएंगे। ऑप्शन नंबर, नई कीमत अगर मंगवाएंगे तो हो सकता है कि कीमत को मंगवाने में काफी ज्यादा देर हो जाए और देर होने के पश्चात जो बाढ़ पीड़ित जो क्षेत्र है उसमें कई लोग डूब करके मर जाए। लेकिन आपकी जिम्मेवारी है कि आप अधिक से अधिक लोगों को क्या करें, उनकी जान को बचा सके। ऑप्शन नंबर बी है कि न्यूनतम कीमत को स्वीकार कर लेंगे। देखते हैं आगे ऑप्शन क्या हो सकता है। मामले को सरकार के पास भेज देंगे और प्रतीक्षा करेंगे। अगर प्रतीक्षा करेंगे तो फिर से वही बात हो गई, कई लोग मारे जाएंगे। नौका मालिकों को धमकी देंगे, धमकी बिल्कुल भी नहीं देंगे। अगर धमकी देते हैं या फिर फिजिकली या मेंटली उन्हें टॉर्चर करते हैं और उनका लाइसेंस अगर रद्द हो सकता है, ऐसा अगर कह के उन्हें धमकी देते हैं तो हो सकता है कि वो नौका देने से पूरी तरह से मना कर दे। तो ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हम न्यूनतम कीमत को पूरी तरह से स्वीकार कर लेंगे। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक अकेले महामारी पीड़ित गांव में आप रोग निरोधक टीके का वितरण कराने वाले प्रभारी अधिकारी हैं। एक गांव है जहां पे पूरी तरह से महामारी फैल गई है। आप मान के चलते हैं कि वहां पे कोरोना जो है पूरी तरह से फैल गई है। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल के तौर पर इसे लीजिएगा, उदाहरण के तौर पर। ठीक है, और उस जो वैक्सीन है यानी जो टीके हैं उसको वितरण करने का जो जिम्मा है वो आपको दिया गया है ताकि आप पूरी अच्छी तरह से उसका वितरण कर सके। आपके पास केवल एक ही रोग निरोधक टीका बचा हुआ है। आपके पास पूरा डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद, वितरण करने के बाद आपके पास केवल एक ही वैक्सीन बचा हुआ है। ठीक है, इस टीके की ग्राम प्रधान को और उसी गांव के एक निर्धन यानी कि गरीब को भी जरूरत है। आपके पास टीका एक है, लेकिन वैक्सीन एक है, लेकिन लगाने के लिए 2 व्यक्ति हैं, एक ग्राम का प्रधान खुद है और दूसरा एक गरीब व्यक्ति है। आप पर यह दबाव बना हुआ है कि आप यह टीका ग्राम प्रधान को दे दें। ऐसे में आप क्या करेंगे? और आप पर यह प्रेशर बनाया जा रहा है कि ये जो टीका है उस गरीब व्यक्ति को ना देकर के बल्कि उस ग्राम प्रधान को आप दे दे। ऐसे में आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। दोनों को ही टीका न देकर आप टीके की अगली खेप की पूर्ति शीघ्र प्राप्त कराने के लिए अनिवार्य कार्रवाई शुरू कर देंगे। अगर हम ऐसा करते हैं कि अगर दोनों को में से किसी को भी अगर टीका नहीं देते हैं तो दोनों में से किसी की भी मृत्यु हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए पूरी तरह से गलत हो जाएगा। दूसरा, किसी दूसरे क्षेत्र के वितरक से गांव के उस निर्धन के लिए टीके की व्यवस्था करेंगे। चूंकि आप पर यह दबाव डाला जा रहा था कि वो जो टीका है ग्राम प्रधान को दिया जाए, तो ऐसे में अगर आप ग्राम प्रधान को अगर टीका दे देते हैं तो क्या, और देने के बाद अब हम दूसरे क्षेत्र के, ये अगर हम ऐसा करते हैं कि दूसरे क्षेत्र से अगर किसी दूसरे टीके को मंगवाने का, अगर ये उस टीके को मंगवाने के लिए किसी निर्धन के लिए टीके की व्यवस्था करते हैं तो हो सकता है कि वो टीके आने में काफी ज्यादा देर हो जाए जिसकी वजह से उस निर्धन व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया, पूरी तरह से गलत हो गया। क्वेश्चन पॉइंट नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी, कि दोनों को कहेंगे कि डॉक्टर से मिले और टीके की अति आवश्यक के बारे में उसकी सलाह लेकर आए। दोनों को कहेंगे कि जाकर के डॉक्टर से मिले और किसको सबसे ज्यादा जरूरी है, निर्धन व्यक्ति को या फिर ग्राम प्रधान को। दोनों में से जिसको सबसे ज्यादा जरूरत होगी, अति आवश्यक होगी, हम उसे क्या करेंगे, टीका प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद अगर ग्राम प्रधान को जरूरत होगा तो ग्राम प्रधान, अगर निर्धन व्यक्ति को जरूरत होगा तो निर्धन व्यक्ति को। तो इस आधार पर हम किसी एक व्यक्ति को टीके दे करके हम क्या कर सकते हैं, दूसरे खेप आने तक या फिर किसी दूसरे गांव से उसे आसानी से मंगा करके दोनों में से किसी एक व्यक्ति को दे सकते हैं। ये ऑप्शन सही हो सकता है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी पढ़ते हैं, किसी दूसरे क्षेत्र के वितरक से ग्राम प्रधान के लिए टीके की व्यवस्था करेंगे। हम ऑप्शन नंबर डी कहना चाह रहा है कि वो जो टीका है, जो मेरे पास एक वैक्सीन जो बचा हुआ है, हम उस निर्धन व्यक्ति को दे देंगे
और हम दूसरे किसी गांव से क्या करेंगे, व्यवस्था करेंगे कि ग्राम प्रधान के लिए टीके की व्यवस्था की जाए। अगर ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि दोनों में से ग्राम प्रधान को ही सबसे ज्यादा जरूरत हो, ठीक है ना। अगर हम ऐसा करने की वजह से अगर ग्राम प्रधान की मृत्यु हो जाती है तो भी गलत है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, दोनों को कहेंगे कि डॉक्टर से मिले और टीके की अति आवश्यक के बारे में उसकी सलाह लेकर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी उम्मीद करता हूं कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, आपने शीत ऋतु के बेघर लोगों के लिए रैन बसेरे बनाने की एक परियोजना में अपने हाथों में ली है। यानी कि ठंड की वजह से, ठंड की ठिठुरती ठंड के मौसम में कुछ लोग ऐसे हैं जो बेघर हो गए हैं, और उन बेघर लोगों के लिए रैन बसेरा यानी कि टेंट बनाना, ठीक है ना। रैन बसेरा यानी कि पूरी तरह से शीत में अपने जीवन को न गुजार करके, ठीक है ना, एक छोटा सा टेंट बना करके वो अपने मतलब कि छत को मतलब अच्छे तरह से वो रह सके ताकि उनको ठंड कम लगे, इसका जिम्मा आपको दिया गया है। इन रैन बसेरों को स्थापित करने के एक सप्ताह के भीतर ही, जैसे ही रैन बसेरा आप स्थापित कर लेते हैं उसके ठीक एक सप्ताह बाद आपको उस क्षेत्र के निवासियों से चोरियों के मामले बढ़ने की शिकायतों के साथ यह मांग भी प्राप्त हुई है कि रैन बसेरे यहां से हटा दी जाए। क्योंकि वहां से रैन बसेरे के बगल में कुछ ऐसे घर हैं, ठीक है, उनका यह आरोप है कि जब से रैन बसेरों को वहां पे बसाया गया है तब से चोरी के मामले काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से उसके आसपास के जितने भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि इन रैन बसेरों को जल्द से जल्द यहाँ से हटा दिया जाए, ठीक है, ताकि चोरी के जो मामले वो कम से कम जल्द से जल्द खत्म हो जाए। ऐसे में आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, आप निवासियों से कहेंगे कि वे इस मामले में पुलिस स्टेशन पर अपनी लिखित शिकायत दर्ज करें। ऑप्शन नंबर बी, आप निवासियों को यह विश्वास दिलाएंगे कि मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, आप निवासियों से कहेंगे कि वे किए गए मानवतावादी प्रयास को समझें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये पॉइंट नंबर सी बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। ये मानवतावादी प्रयास तो नहीं है चोरी, ये बिल्कुल बिल्कुल ही गलत है। आप निवासियों की शिकायत को अनदेखा कर परियोजना को जारी रखेंगे। अगर हम परियोजना को अनदेखा कर देंगे और शिकायत को अनदेखा करके परियोजना को अगर जारी रखेंगे तो चोरी के मामले तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे, इससे समाज और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, खराब स्थिति में पहुंच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए वापस से पढ़ते हैं, आप निवासियों से कहेंगे कि वे इस मामले में पुलिस स्टेशन पर अपनी लिखित शिकायत दर्ज कराएं। अगर वो पुलिस स्टेशन में जाके इसके लिखित दर्ज करवाएंगे तो फिर आपको वहां पे किस लिए नियुक्त किया गया है वहां पे रैन बस, क्योंकि आपने ही रैन बसेरों का जिम्मा, रैन बसेरों बसेरे जितने भी हैं उनको बसाने का जिम्मा आपने खुद लिया है, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप उस पर क्या करें, जल्द से जल्द एक्शन लें। ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है कि आप निवासियों को विश्वास दिलाएंगे कि मामले की जांच पड़ताल की जाए। तो हम जाना चाहेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप अपने निर्णय को डिसीजन जो मेकिंग है कि किस तरह से किसका क्या उत्तर होना चाहिए नहीं होना चाहिए उसको आप समझ पा रहे होंगे। इसका ही एक और मैं 10 क्वेश्चन ले लूंगा, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगा, डिस्कस कर दूंगा। आज हम टोटल 10 क्वेश्चन को ही चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक प्रभावशाली व्यक्ति की पुत्र वधू, ठीक है, यानी कि उनकी एक प्रभावशाली व्यक्ति है यानी कि नामी घराने की व्यक्ति है, ठीक है, उनकी जो बीवी है, उनकी जो वाइफ है, आपके पास आपके प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते ये शिकायत लेकर आती है कि उसके ससुराल वाले उसे अपर्याप्त दहेज के लिए तंग कर रहे हैं, ठीक है। एक प्रभावशाली व्यक्ति है यानी कि काफी नामी जामी व्यक्ति हैं, उनकी जो वाइफ है वो आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं होने के नाते आप पर यह शिकायत लेकर के आती है कि उनके जो घर वाले हैं उनको दहेज के लिए क्या कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। उसके माता पिता सामाजिक दबाव के कारण आपके पास नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि वो काफी नामी घराने हैं, अगर वो शिकायत लेकर के पुलिस के पास आएंगे तो उनकी भी बदनामी होगी, उनकी बेटी की भी बदनामी होगी, और ऐसा हो सकता है कि वो जो नामी जो आदमी है वो उसकी बेटी को उसके घर से बाहर निकाल दे या फिर उसके साथ कुछ गलत भी कर सकता है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें, ये मामले हैं। प्रश्न उम्मीद करता हूँ कि आप प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। वापस एक बार रिपीट करते हैं, एक प्रभावशाली व्यक्ति की पुत्रवधू आपके पास से शिकायत लेकर के आती है कि दहेज के लिए उसे तंग किया जा रहा है। उसके माता पिता केवल इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनको समाज की चिंता है, उन्हें डर है, जिस वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। तो ये जो शिकायत लेकर के वो जो पुत्रवधू आती है, ये जो किस्सा है, ये जो केस है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, आप उसके ससुराल वालों को बुलाकर उनसे स्पष्टीकरण मांगेंगे। बिल्कुल गलत, क्योंकि वो आपके पास आई है उसका रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए, अपनी व्यथा को बोलने के लिए, तो आप उसके ससुराल वाले के आने का वेट नहीं करेंगे। दूसरा, आप उस स्थिति को सलाह देंगे कि परिस्थितियों को देखते हुए बेहतर होगा कि वह स्थिति से समझौता कर ले। बिल्कुल भी गलत, क्योंकि आप भी जानते हैं कि उनका जो पति है, उनके जो हस्बैंड है, वो पूरे एक नामी प्रभावशाली व्यक्ति हैं।
ऐसे में आप उस स्त्री से क्या केवल ये कहेंगे कि सलाह अच्छा होगा कि आप समझौता कर, समय से समझौता कर ले, स्थिति से समझौता कर ले, ये बिल्कुल भी गलत होगा। तीसरा, आप उसके माता पिता के आपके पास आने पर ही कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल गलत। अब उसके माता पिता अगर कहीं दूर दराज रहते होंगे, उनको आने में अगर 2-3 दिन का समय लग जाएगा, तो हो सकता है कि ऐसी स्थिति में उस लड़की की जान भी जा सकती है या फिर उसे मेंटली या फिर फिजिकली टॉर्चर का सामना भी करना पड़ सकता है, ठीक है ना, दहेज की वजह से। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी है, आप उस स्त्री को यह सलाह देंगे कि वह पुलिस के पास अपनी शिकायत दर्ज करे। आप तुरंत ऑप्शन डी का सहारा लेंगे हम, तो उस स्त्री को कहेंगे कि आप पुलिस के पास जाकर के अपनी शिकायत दर्ज कराएं, हम जितनी जल्दी हो सके जल्द से जल्द क्या करेंगे, हम एक्शन लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो मामला है वो दहेज से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक अधीनस्थ अपने अधीनस्थ द्वारा तैयार किए गए अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में, आपने एक रिपोर्ट तैयार की है, ठीक है, संबंध में जिसे अति शीघ्र प्रस्तुत किया जाना है, आपने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, ठीक है ना, रिपोर्ट आपको बनाना है और उसे जल्द से जल्द क्या करना है, अपने आसन अधिकारी यानी कि जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनके समक्ष इसे रखना है। आपके अभिमत भिन्न है, लेकिन आपके जो विचार हैं उस प्रतिवेदन से थोड़े से अलग हैं और आप चाहते हैं कि इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए, इसमें या फिर कुछ सुधार होना चाहिए। आपका अधीनस्थ प्रतिवेदन में दी गई सूचना को उचित ठहरा रहा है, ठीक है ना, आपका अधीनस्थ प्रतिवेदन में दी गई सूचना को उचित ठहरा रहा है, यानी कि आपके जो सीनियर अधिकारी हैं वो कह रहे हैं ये जो रिपोर्ट में जो लिखा गया है वो क्या है, बिल्कुल भी सटीक है, बिल्कुल भी सही है, लेकिन आपके जो विचार हैं ये पूरी तरह से अलग हैं। आप सोच रहे हैं कि नहीं इसमें कुछ परिवर्तन या फिर कुछ एड ऑन होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए, अपने अधीनस्थ से स्वीकार कराएंगे कि वह गलत है। ऐसा अगर गलत आरोप अगर उन पर लगा देंगे तो हो सकता है कि उनकी जो इमेज है, उनकी जो छवि है वो खराब हो सकती है। दूसरा, उसको परिणामों पर पुनर्विचार, यहाँ पे होगा पुनर्विचार करने हेतु कहेंगे, ठीक है ना, पुनर्विचार अगर करने के लिए हम कहेंगे, चूंकि वहां पे पहले ही कह दिया गया है कि इसे अंतिम प्रतिवेदन के रूप में जल्द से जल्द प्रस्तुत करना है, अगर मैं पुनर्विचार करने के लिए वापस से इसे भेजूंगा तो हो सकता है कि समय काफी ज्यादा लग जाए, तो हम ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा, पूरी तरह से गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट में आप स्वयं संशोधन कर लेंगे, ठीक है, इसे देखते हैं, इसका उत्तर ये सही लग रहा है, क्योंकि प्रतिवेदन में आप अगर स्वयं संशोधन करके उसके समक्ष अगर प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि वो अंतिम रिपोर्ट है और हो सकता है उसमें कुछ आपको त्रुटि लग रही है, तो आप उसे सुधार सकते हैं, आप उसमें एड ऑन कर सकते हैं, गलतियों को उसमें आप काट करके उसको वापस से आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये अंतिम रूप में जाने वाला प्रतिवेदन है, आप संशोधन कर सकते हैं अगर आपको कुछ गलत लग रहा है। अगर चाह करके भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अगर वो गलत है और आप पर उस पर कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी आप गलत हैं, अगर आपने उस पर संशोधन कर लिया तो वो पूरी तरह से सही माना जाएगा। अधीनस्थ को कहेंगे कि अपनी गलती को उचित न ठहराएं, ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो हम जाना चाहेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। आगे बढ़ते हैं, लास्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए जिसका निर्धारण एक मौखिक प्रस्तुतिकरण के आधार पर होना है, यानी कि ओरली, आप अपने ही बैच के किसी सहकर्मी के साथ प्रतियोगिता कर रहे हैं, यानी कि आप अपने ही बैच के क्लासमेट के साथ क्या कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं। प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के लिए 10 मिनट का समय रखा गया है, मतलब किसी भी कंपटीशन, मतलब हर एक कंपटीशन को क्रैक करने के लिए या फिर उस मतलब कि आपको एक टास्क जो दिया गया है उसे कंप्लीट करने के लिए 10 मिनट का समय दिया गया है। समिति ने आपको प्रस्तुतिकरण को ठीक समय से समाप्त करने को कहा है, कि पूरी तरह से जो प्रेजेंटेशन है वो जल्द से जल्द क्या हो जाए, ठीक समय पे क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, जबकि आपके मित्र को अनुबद्ध समयावधि से अधिक समय दिया जाता है। क्योंकि आपका वो क्लासमेट है और उसे 10 मिनट की जगह में 12 मिनट या हो सकता है कि 15 मिनट का समय दिया गया है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। इस भेदभाव के लिए अध्यक्ष के पास एक शिकायत दर्ज कराएंगे, समिति द्वारा दिए गए किसी भी औचित्य को नहीं सुनेंगे, बिल्कुल भी गलत। अपना नाम प्रतियोगिता से वापस लेने की मांग करेंगे, बिल्कुल गलत। विरोध करते हुए उस स्थान को छोड़ देंगे, अगर उस स्थान को छोड़ देंगे तो उसे अधिक समय मिल जाएगा, और उसे अधिक समय मिल जाएगा तो हो सकता है कि वो प्रस्तुतिकरण में क्या हो जाए, अव्वल आ जाए, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। अपना नाम प्रतियोगिता से वापस लेने की मांग नहीं करेंगे, बिल्कुल गलत। समिति द्वारा दिए गए किसी भी औचित्य को नहीं सुनेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप उसे ज्यादा समय दे देंगे तो हो सकता है कि आप दूसरों के साथ फिर गलत कर रहे हैं, तो वह नैतिकता और अनैतिकता वाली बात आ जाएगी। इस आधार पर ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, इस भेदभाव के लिए अध्यक्ष के पास क्या करेंगे, शिकायत दर्ज कराएंगे कि ये भेदभाव हो रहा है, भले ही वो मेरा सहपाठी ही क्यों ना हो, समय सबके लिए बराबर है। प्रेजेंटेशन या फिर प्रस्तुतिकरण का जो तरीका होगा या फिर जिसके लिए दी गई जो समयावधि होगी, जो समय होगी, वो क्या होगी, सबके लिए बराबर होगी। किसी विशेष व्यक्ति के लिए, चाहे वो मेरा परिचित ही क्यों ना हो,
उसके लिए अलग से समय की व्यवस्था नहीं की जाएगी। तो इस आधार पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो सभी प्रश्न जो है वो आसानी से समझ में आया होगा और क्लियर हुआ होगा कि आखिर किस आधार पर हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय क्षमता के 10 प्रश्न को देखा, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यही सेम प्रश्न जो है, इस टाइप का जो प्रश्न है एथिक्स पेपर में पूछा जाता है, यानी कि जीएस पेपर 4 में, और इसका उत्तर आपको लिखना होता है, वहां पे ऑप्शन नहीं होंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, उसका एक एक कारण देना पड़ेगा पॉइंट वाइज कि क्या इसका उत्तर हो सकता है या फिर क्या उसका उत्तर नहीं होता। किसी भी केस के लिए क्या करना होगा, आपको पॉइंट वाइज लिखना होगा कि ये सब चारों परिस्थितियां हैं या फिर 5 परिस्थितियां हैं, इस आधार पर इसका उत्तर होना चाहिए। आप केवल तुरंत निर्णय क्षमता, इसी निर्णय क्षमता, ये तो जीएस पेपर आपका सीसेट पेपर 2 के लिए हो गया, लेकिन यही प्रश्न अगर इथिक्स पेपर में आते हैं तो वहां आपका ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, वहां पे केवल प्रश्न रहेंगे। आपको जो उत्तर है, क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, क्या क्या नहीं हो सकती, उसके बारे में आपको चर्चा करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये सभी प्रश्न आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में लोग चर्चा करेंगे और भी 10 प्रश्न को मैं लेकर के आऊंगा, जो कि आपका निर्णय क्षमता यानी कि डिसीजन मेकिंग से संबंधित होगा, जो आपको समझने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने का कार्य करेगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।